हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 25वें दिन में हैं और आज हम लोग वही सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, इतिहास का 6ठा लेसन करने वाले हैं। जो कौन सा लेसन है आपको पता है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स आज क्लियर होंगे। और हिंदी में गद्य खंड और पद्य खंड से पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, काव्य खंड। ठीक है, आज से चालू होने वाला वर्णिका भाग 2। सबसे फर्स्ट लेसन है दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा का पूरा PYQ ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे। और संस्कृत में आज प्रत्यय खत्म हो जाएगा, कल से उपसर्ग शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यदि किसी का आंसर आपको पता हो तो आप भी जरूर बताइए। ओके, आइए, सामाजिक विज्ञान इतिहास का 6ठा लेसन। ओके, कौन सा? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। पहला क्वेश्चन है बाबू, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? कहां होता है? महानगर में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? याद रखिएगा, एबनेजर हावर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो याद रखिएगा, मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। कहां? तो शहरों में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया पूंजीपति वर्गों के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? याद रखिएगा, अनाज रखने के लिए बनाया गया था गोलघर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? यानी सामंती व्यवस्था को हटा दिया गया और किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो याद रखिएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ चुकी थी। आगे देखिएगा, अगला है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार है। बिहार में कहाँ है? तो अपना सिवान है। ठीक है, तो सिवान में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? अभी हम लोगों ने देखे थे 10वें, तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में ही हो चुका था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ अब हिंदी आ गया। तो हिंदी में वर्णिका भाग 2 का पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा, याद रखिएगा। ये तो सबको याद होगा, एकदम आंसर बताते रहिए, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद BR नारायण जी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं? कौन है? बताइए तो लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, श्रीनिवास जी हैं दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है। हाँ, श्रीनिवास जी ने इस पाठ को लिखा है और इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जुआरी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मंगम्मा को किससे विवाद था? बहू से, पतोहिया से विवाद था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अमराई का कुआं कहाँ है? कहाँ है? तो रास्ते में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, क्यूरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मंगम्मा ने कहा। किससे कहा? नंजम्मा से कहा। तो कहना गई मंगम्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी, पतोह थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ की, तो याद रखिएगा अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी मंगम्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है मंगम्मा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला है माने दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी यहाँ पे होना चाहिए, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो पोते के लिए लेकर जा रही थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पोता के लिए। अगला है दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, मजबूरी में कर लिया, कहीं बुढ़िया सब बेच मत दो गहना गुड़िया की ना, इसलिए उसने समझौता कर लिया। अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है, तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था, तो कोलार कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले बाबू लड़का अगर कुछ उद्यम मत करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा, तो नंजम्मा ने कहा था, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बाबू मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, नंजम्मा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, मंगम्मा ने कहा, किससे कह रही थी, तो माँ जी से कह रही थी, दहिया लेकर जाती थी ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो रास्ते में अमराई का कुआं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मंगम्मा को किसके साथ विवाद था, किसके साथ था, तो पतो सास ना माने पतो बहू के साथ था, तो यानी नंजम्मा के साथ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है मंगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है, किस कहानी से साभार ली गई है, तो कन्नड़ कहानियां से साभार ली गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है बाबू अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी, तो मंगम्मा थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज प्रत्यय को हमें खत्म करना है संस्कृत में, ये खत्म हो गया, अब संस्कृत आएगा, कल से उपसर्ग चालू होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आइए एक एक प्रत्यय को आज खत्म करते हैं। हाँ तो यहाँ पे लिखा गया है बाबू, ध्यान दीजिएगा, भव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी कि भव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो भवानी होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू मूर्खत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, त्वम, तो यानी त्व प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिए इसमें तव्यत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है दीर्घ जोड़ तमप से कौन सा पद बनेगा, कौन सा पद बनेगा, तो याद रखिएगा दीर्घतम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिरणमयन में कौन सा प्रत्यय है, हिरणमयन में कौन सा प्रत्यय है, तो मयट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू कुरवन पद किस प्रत्यय से बना है, किस प्रत्यय से बना है, तो याद रखिएगा सत्री प्रत्यय से बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू नम जोड़ कत से कौन सा पद बनेगा, नम जोड़ कत से कौन सा, तो नतम बनेगा, नतम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नतम बनेगा। अगला है बंधु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा, बंधु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा, ध्यान दीजिएगा बंधुता बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू क्री जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बना है, क्री जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बना है इसमें से, तो याद रखिए करतुम बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है ठक प्रत्ययांत पद है, यानी कि इसमें से ठक प्रत्यय का प्रयोग किसमें किया गया है, याद रखिएगा वैदिका में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू निरीक्षय में कौन सा प्रत्यय है, निरीक्षय में कौन सा प्रत्यय है, तो लयप प्रत्यय है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है किस पद में तल प्रत्यय है, यानी कि यहाँ पे 4 गो लिखा गया है, जैसे गतवान, महत्वम, सुंदरता, चंचलता, इसमें तल प्रत्यय किसमें है, तो ध्यान दीजिएगा सुंदरता में तल प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा सत्री प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, सरस्वती में तो नीप है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू शक्ति जोड़ मतुप से कौन सा पद बनेगा, शक्ति जोड़ मतुप आया है तो शक्तिमान बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय इसमें चारों में से किस में है, ध्यान दीजिएगा पठनम में है कि पठितम में है कि पाठकम में है कि पठन में है, तो याद रखिएगा पठनम में है ल्यूट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ध्यान दीजिएगा तरफ तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा, यानी कि ठक इसमें से किस में प्रयोग किया गया है,
तो इकह किधर है, तो सामाजिक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बाबू, किस पद में तुमुन प्रत्यय है, यानी कि यहाँ पर चारों में से तुमुन प्रत्यय किस में, ध्यान दीजिए, गतम गंतुम, तो गंतुम में तुमुन प्रत्यय है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय, तो टाप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, मधुर जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा, मधुर जोड़ तल से कौन सा, तो मधुरता बनेगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है नीप प्रत्यय किस पद में, यानी कि इसमें 4 गो में नीप किस में है, कुमारी में है कि युवती में है कि गौरी में है कि अजा में है, तो कुमारी में है नीप प्रत्यय, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है चपल जोड़ तरफ से कौन सा पद बनेगा, चपल जोड़ तरफ से कौन सा पद बनेगा, तो याद रखिएगा तरफ है तो चपल तरफ बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है, उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लयप प्रत्यय है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बाबू, ऋण्य भयो नीप, ऋण्य भयो नीप सूत्र से नीप प्रत्यय किस पद में हुआ, इसमें किस में हुआ है, तो दात्री में ही हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पा जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बना है, यानी कि पा जोड़ तुमुन से इसमें से कौन सा अव्यय बना है, तो याद रखिएगा पातुम बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बाबू, आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा स्वयं प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है डैश 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 बालिका मार्गे पतति, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें, इसमें क्या होगा, धावत बालिका या धावंती बालिका या धावन बालिका या फिर धावता बालिका, क्या होगा जल्दी से बताइए, याद रखिएगा धावंती बालिका मार्गे पतति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ अब विज्ञान आ गया, तो खूब बढ़िया से पूरा पढ़ते एक बार खुद से भी रिवीजन कर लीजिए लो, ओके। और अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संजय गुप्ता और आप मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी फिजिक्स का जो विद्युत धारा का अगला जो चैप्टर है, जिसका नाम विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक बिहार बोर्ड अपने एग्जाम में पूछा है, और अगले क्लास में इस चैप्टर को पूरा क्या करेंगे लोग, कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। ओके, देख पा रहे हैं लिखा है 13.1 चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। अब ये छड़ चुंबक बात है, पढ़े थे सर, छड़ चुंबक है नॉर्थ और क्या है साउथ है, तो पढ़े उत्तरी ध्रुव से निकल दूसरी ध्रुव जाता है, और अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। यदि ऐसा पूछता है छड़ चुंबक के बाहर, तो क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और छड़ चुंबक के अंदर तो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी हो तो बिट्टी कर देंगे। तो छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक दिया था, विद्युत चुंबक किसका उपयोग करता है, नरम लोहा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होती है, सी टिक कर देते हैं। यदि यहाँ रहेगा अस्थायी चुंबक, तो क्या होता है, इस्पात। क्या होता है, इस्पात। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, किसने किया था, ऑस्टेड ने किया था। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चलिए अगला आगे यहाँ पर पोर्शन कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, सीधी धारावाही लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो एक समान होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, शून्य होता है, बी दिया सिरे पर घटता है, सीधे सिरे पर बढ़ता है, डी दिया सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, यानी नहीं बदल सकता है। ओके, ऑप्शन ए दिया है चाल, बी दिया है वेग, सी दिया है संवेग, डी दिया है कोई नहीं। ओके, तो सबसे पहली बात बता दें आपको, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई धनावेशित कण गति करता है, तो कैसे गति करता है, तब ऐसे, हालांकि इसके बारे में पढ़ना है 12th क्लास में, कि मान लेते हैं एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, दिशा में, तो जब दिशा में गति करता है तो कोई बल काम नहीं करता है, क्योंकि एक एफ का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब दिशा में तो थीटा का मान 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, पूरा बल 0 होगा। कब, जब धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र दिशा में गति कर रहा है तब। तो इस स्थिति में क्या होगा, ना ही चाल बदलेगा, ना ही वेग बदलेगा,
वेग क्यों नहीं बदल, क्योंकि दिशा नहीं चेंज हो रहा है, और जब दिशा नहीं बदल रहा है तो वेग नहीं बदल रहा है, तो संवेग भी नहीं बदलेगा। इसे बोल रहा है कि कौन परिवर्तित नहीं हो सकता। तो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन होना चाहिए किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किस चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है भी नहीं दिया गया, एक समान है कि असमान है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके एक्चुअली में देखिए यदि क्वेश्चन ऐसा रहता है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, चाल। चाल का मान चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, बाकी चेंज होगा। मान लेते हैं कि ये किसी अन्य कोण पर गति करता है, मान लीजिए लंबवत गति करता है, मान लीजिए क्या है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कोई अवस्थित कोण इस तरह से गति कर रहा है लंबवत, जब ये लंबवत गति करेगा ना भी वेग से, तो इसका वेग हमेशा भी रहेगा, इन परिमाण भी रहेगा, बट ये क्या होगा, वृत्तीय गति करेगा। तो वृत्तीय गति करते समय दिशा लगातार बदलेगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, वेग बदल रहा है। अब वेग बदल रहा है तो संवेग भी बदल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये चाल नहीं बदलता है। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक है। बोला गया विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं लोग, मैक्सवेल के दक्षिण समोष्ट नियम से निकालते हैं। पढ़ते लोग किसी धारावाही चालक तार के कारण में यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो पढ़ते लोग दाहिने हाथ की मुट्ठी में विद्युत धारावाही तार को इस प्रकार पढ़ते हैं कि अंगूठा किधर होता है, धारा दिशा में होता है, तो बाकी उंगलियां क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ओके, ये कौन सा नियम पढ़ते लोग, ये पढ़ते लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ऊपर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा की दिशा किधर है, पश्चिम में, ध्यान देंगे। ओके, अब बोल रहा है कि उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है। अब जिधर बल लगेगा उधर प्रक्षेपित होगा, तो उस पर चुंबकीय बल किधर लग रहा है, बल, तो बल की दिशा है उत्तर, बल की दिशा क्या है, उत्तर। जैसे बोला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे लोग, तो जब विद्युत धारा की दिशा, बल की दिशा पता है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तीनों में रिलेशन किसमें पढ़ते लोग, तो पढ़ते फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ से तीन उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि मध्यमा किधर होती है, विद्युत धारा की दिशा की ओर होती है, ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर होता है, तो ये क्या होता है, चुंबकीय बल की दिशा बताता है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। तो बोला है पश्चिम की ओर, तब जिस रूम में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, तो दिशा तो पता हो, कौन उत्तर है, कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन दक्षिण है, कौन ऊपर है, कौन नीचे, सब पता है आपको। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं, ये वाला क्या है, पश्चिम है, इधर क्या है, पूरब है, सामने वाला क्या है, उत्तर है, और पीछे वाला क्या है, दक्षिण है। ओके, चलिए तो इसी बिहाफ हम इसको बनाते हैं, सिंपल है। तो देखिए विद्युत धारा किधर है, पश्चिम की ओर, तो मध्यमा क्या होता है, धारा दिशा बताता है। देखिए तो इसको हम क्या करते हैं, पश्चिम की ओर कर, देखिए तो पश्चिम की ओर कर दिए, पश्चिम की ओर। अब ये देखिए बल लेना है उत्तर की ओर, तो अंगूठा क्या होता है, बल बताता है, बल, तो इसको उत्तर की ओर कर दे, देखिए तो ये हो गया पश्चिम की ओर, है क्या हो गया, उत्तर की ओर। तो ये तर्जनी किधर आ रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, यानी ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ऑप्शन नहीं दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। क्या यहाँ पर तार के लंबवत है, नहीं ना है, ये गलत। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। क्या ये क्षेत्र रेखाएं समांतर है, नहीं ना है, ये भी गलत। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, यानी ये बोल रहा है कुछ ऐसा होता है, ऐसा रेखाएं निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये भी गलत है। डी, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी चुंबकीय रेखा कैसी है, सकेंद्रीय है, तो वाकई में सकेंद्रीय है। ऐसा केंद्र कहाँ पर है, तार के पास है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया है 13.3 में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। एक नंबर सवाल दिया यहाँ पर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ जो तर्जनी है, तर्जनी क्या संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र संकेत करती है। तो ऑप्शन दिया, चालक पर अर्पित बल की दिशा, गलत। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, गलत। चुंबकीय क्षेत्र दिशा, राइट। ऑप्शन नंबर सी होगा, तो सी टिक करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह क्या होता है, आज का क्लास कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।